ये तफ्तीश कहाँ तक पहुँच चुकी है? बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि तफ्तीश का अमल जो बुनियादी था वो मुकम्मल हो चुका है। अभी पुलिस को बहुत ज़्यादा वर्किंग की ज़रूरत है। एक पूरा टेस्ट केस है। सबसे बड़ी बात यह है कि कातिल जो है वो खुद मकतूल हो चुका हुआ है। अभी एक बंदा पुलिस का पकड़ना बाकी है और वो तीफी बट का बताया जा रहा है कि करीबी अजीज़ है। इस केस में आग भड़काने वाला ये था। मुल्क का आइडिया हो सका है कि नहीं अभी तक सर कि मुल्क कौन सा है? कोई ऐसे एक्यूज़ जो हैं वो नहीं मिलते कि जो मिडल ईस्ट के अलावा जो किसी दुनिया के और किसी मुल्क से पाकिस्तान लाए। ये ट्रेंड शूटर नहीं था। पूरे केस में अभी तक पुलिस की जानिब से कोई चीज़ें सामने नहीं आई। पुलिस के खामोश होने की वजह से भी ये जो है अफवाहें जो हैं बहुत ज़्यादा है। बहुत सारी ऐसी खबरें फैलाई जा रही हैं जिनसे तफ्तीश भी मुतासिर हो रही है। MYK न्यूज की वीडियोस देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन को क्लिक कीजिए ताकि आप हमारी आने वाली वीडियो से बाखबर रह सकें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं नदीम खालिद, आप देख रहे हैं MYK न्यूज़। नाजरीन, अमीर बलाज केस में क्या हम पेशरफ्त जो है वो सामने आ चुकी है? इस हवाले से आज मेरे साथ मेहमान नुमान शेख साहब मौजूद होंगे। इस केस के हवाले से आपको एक अहम चीज़ बता दूं कि जब अमीर बलाज को गोलियां लगीं और उनकी सबसे पहले जो डेथ कन्फर्मेशन की ख़बर जो है वो भी देने वाले नुमान शेख साहब थे और इन्होंने एक्सप्रेस न्यूज़ पर जो है वो ख़बर दी। और उसके अलावा भी जो तमाम तफ्तीशी टीमें इस केस पर जो काम कर रही हैं वो भी इनसाइड ज़राए, इनके नुमान शेख साहब ही वो हैं जिनके सबसे स्ट्रॉन्ग ज़राए मीडिया में समझे जाते हैं क्राइम में। तो सर ये बताएं, सबसे पहले तो इस वक्त करंट सिचुएशन जो है इस पर अगर हम बात करें तो ये तफ्तीश कहाँ तक पहुँच चुकी है? बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि तफ्तीश का अमल जो बुनियादी था वो मुकम्मल हो चुका है, ये ऑन गोइंग है, क्या हकीकत है इस वक्त? बहुत शुक्रिया नदीम, पहले तो मुझे प्रोग्राम में साथ लेने के लिए। देखिए, ये बहुत हाई प्रोफाइल केस है। उस लड़के की बलाज की जिस तरह डेथ हुई उसका सबको दुख है। दुनिया में जहाँ कहीं भी किसी ने देखा उसको अफसोस हुआ, क्योंकि यंग लड़का था। मैं उससे कभी मिला नहीं, लेकिन मुझे भी बड़ा अफसोस था। उस दिन मेरे ख्याल से 18 तारीख थी, संडे का दिन था। तो उस वक़्त ये पता चला कि शादी की एक तकरीब में फायरिंग हुई है, इस तरह अमीर बलाज जो है वो ज़ख्मी हुआ है। तो उस वक्त मैंने फ़ौरी तौर पर पुलिस ऑफिसर से रब्ता करना शुरू कर दिया। इसी दौरान एक आला रैंक के ऑफिसर जो हैं वो हॉस्पिटल मौजूद थे, तो उनसे मैंने कंफर्म किया मैं कि अमीर बलाज की क्या सूरत हाल है, क्योंकि सब ये चला रहे थे कि वो तशवीशनाक हालत में है। तो उस वक्त उन्होंने मुझे बताया कि इसकी डेथ हो गई है। तो दैन ही मैंने फ़ौरी जो है वो अपने ऑफिस बताया और इस तरह ये खबर चली। केस की जहाँ पे इन्वेस्टिगेशन की बात है तो ऑलमोस्ट इन्वेस्टिगेशन जो है वो कंप्लीट है इसकी। जिस तरह पुलिस ने तफ्तीश शुरू की, इसके साथ और भी एजेंसीज इन्वॉल्व थी। फिर जो ऑफिसर्स इसमें आए वो उन्होंने बेहतरीन तरीके से इसकी तफ्तीश की। लेकिन ये पुलिस के लिए अब एक टेस्ट केस है। इसमें आप ये नहीं कह सकते कि इसको बहुत जल्दी जो है पुलिस बंद कर दे और सारे जो मुल्ज़मान हैं उनको सामने ले आए, हक़ाइक़ को सामने ले आए। क्योंकि इस केस में सबसे बड़ी बात यह है कि कातिल जो है वो खुद मकतूल हो चुका हुआ है। तो अब सारी तफ्तीश जो है वो उसमें 109 में चलनी है कि किसने बताया, किसने इसकी प्लानिंग की, किस तरह प्लानिंग हुई। ये सारी चीज़ें जो है ये तफ्तीश में चल रही हैं। बहुत सारे चैनल्स पे, बहुत सारे सोशल मीडिया पे मैंने बहुत सारी खबरें देखी। उनमें बहुत लोगों ने बहुत कंफर्म खबरें भी दी हैं, क्योंकि सोर्सेज सबके चल रहे होते हैं। लेकिन कई खबरें जो है वो अभी तक जो है वो कह लें कि ठीक नहीं चल रही। जिसमें इस केस की अगर थोड़ी सी बात की जाए इसके आगाज़ से, कि पुलिस ने इसकी तफ्तीश का आगाज़ जब किया तो सबसे पहले जो वो कातिल था मुजफ्फर, उसकी CDR निकलवाई गई, उसको चेक किया गया। उससे पता चला कि इसके ID कार्ड से ये सारा शेखुपुरे का रहने वाला है। इसकी 4 शादियाँ हुई हुई हैं। ये इसकी तीसरी बीवी को पुलिस ने उठाया तो उसने काफ़ी पुलिस को इन्फॉर्मेशन दी, कहाँ मुलाजमत करता था, कैसे मुलाजमत करता था। उसने यहाँ तक अपने घर कहा था कि मैं 1 साल की छुट्टी पे जा रहा हूँ, जो उसकी बीवी ने पुलिस को बयान दिया। और मेरा जो चौथी बीवी से बच्चा है उसको ले लेना, क्योंकि चौथी बीवी मुझे छोड़ के चली जाएगी। तो इसको तुम खुद रख लेना, मैं जब 1 साल बाद आऊँगा तो इसको देखूँगा। उसके बाद पुलिस इसको ट्रैक करती है। वो बंदा आता है, आकर वो भाबड़ा स्टॉप जो है वहाँ से एक कॉल करता है 20 सेकंड की, जो कि पुलिस के मुताबिक जो कि तीफी बट के घर की गई थी, जो उनका खानसामा और घर की सारी टेक केयर करता था अली असगर, उसको कॉल की गई थी। उसको पुलिस ने वहाँ से ट्रैक करना शुरू किया
वो भी यहाँ से फ़रार हो चुका हुआ था। वो फ़रार होने के बाद जो है पुलिस ने, आईजी पंजाब इसमें इन्वॉल्व हुए, इसमें दूसरे सूबे की पुलिस इन्वॉल्व हुई, यहाँ से पुलिस की एक टीम गई, उसको गिरफ़्तार करके लाई। दैन जब उससे तफ्तीश हुई तो उसने बताया कि इसकी प्लानिंग मेरे सामने होती रही। तो उसका कोई साथ अमीर बलाच का दोस्त आता था। जब उसको तस्वीरें वगैरह दिखाई गई तो तब उसने जाके जो है एहसन शाह की शनाख्त की। जब पुलिस ने एहसन शाह को पकड़ने के बाद जब एहसन शाह से तफ्तीश हुई तो पता चला कि उसको मलक सुहेल नामी एक शख्स था, उसने मिलवाया था। उसके बाद इस केस की तफ्तीश का आगाज़ हुआ। इस केस में कोई 4 बंदे पकड़े जा चुके हैं जो प्रॉपर उस वक़्त मौके पे मौजूद थे, और उसके बाद जो है अभी एक बंदा पुलिस का पकड़ना बाकी है, और वो तीफी भट्ट का बताया जा रहा है कि करीबी अजीज़ है जिसको अभी पकड़ा जाना है, उसके लिए पुलिस कर रही है। बाकी पुलिस ने ऑलमोस्ट केस सॉल्व किया हुआ है। इसमें ये भी ख़बरें चल रही थी कि 2 और दोस्त भी जो एहसन शाह की ही निशानदेही पे जो है वो हुए हैं। उनमें से जो है एक का नाम शायद हारून है और एक और है। तो ये जो 2 दोस्त हैं ये भी बलाज के साथ ही रहते थे या इनके हवाले से कोई ख़बर है? देखिए, इस केस में तकरीबन ऑलमोस्ट सारी चीज़ें क्लियर हैं। इसमें जितने भी बंदे इन्वॉल्व किए जाएंगे वो पूछगिछ के लिए किए जाएंगे। बेसिकली ये केस 109 का है और 109 को साबित करना ही बड़ा मुश्किल है। ये तब तक साबित नहीं होगी जब तक जो सारे इल्ज़ाम तीफी भट्ट पे लगाए गए हैं उसको नहीं पकड़ा जाता। क्योंकि आप ये देखें कि जो अभी तक एहसन शाह की स्टेटमेंट है, एहसन शाह के बाद वो मलक सुहेल अगर पकड़ा गया तो उसकी स्टेटमेंट तो इतनी कि मैंने मिलवाया था। उसके बाद जो मौके से एक लड़का पकड़ा गया उसकी स्टेटमेंट है जी उसका टारगेट जो है वो बलाज नहीं था, उसका टारगेट ही मुजफ्फर था, और मुजफ्फर को अगर किसी ने कुछ दिया है तो मुजफ्फर तो खुद मारा जा चुका हुआ है। तो इस केस को साबित करने के लिए पुलिस के पास मेरा नहीं ख्याल कि अभी तक कोई डिजिटल एविडेंस है, क्योंकि कातिल जो है मकतूल हो चुका हुआ है। तो इसको साबित करने के लिए अभी पुलिस को और बड़ा काम करना पड़ेगा। जब तक बैरून मुल्क से जिस तरह बताया जा रहा है कि तीफी भट्ट फरार हो गया, उसकी गिरफ्तारी अमल में नहीं आती, ये सारा केस हवा में ही रहेगा। क्योंकि कल को आकर कोई ऐसा बयान भी सामने आ सकता है कि जी जिस तरह एहसन शाह ये तो बलाज के साथ फिरता था, तो हो सकता है जी मुखालफिन ने हम पे डालने के लिए किया हो। तो इसलिए ये सारी चीज़ें साबित करने में अभी पुलिस को बहुत ज़्यादा वर्किंग की ज़रूरत है। एक पूरा टेस्ट केस है, इसमें अब इंटरपोल को इन्वॉल्व करना है। जैसे कि वो आज जो प्रेस कॉन्फ्रेंस एक हुई जिसमें आफ्ताब फुल्लरमान जो इस टीम को हेड कर रहे हैं, उनसे जब बात की गई तो उनका ये कहना था कि हम जो है वो इसके लिए कोशिश कर रहे हैं कि उसको वापस लाया जाए, वो जहाँ कहीं भी फ़रार है। उससे पहले भी पुलिस ऑफिसर्स ने बात की तो उनका भी यही कहना था कि हम इंटरपोल के ज़रिए यही कोशिश कर रहे हैं कि इसको पाकिस्तान लाया जाए। तो जब तक उसको गिरफ़्तार करके नहीं लाया जाता, जो इस वक्त मेन मुलजिम जिसको है अभी तक सारा सोशल मीडिया और वो डिक्लेयर कर रहा है, जबकि इस पूरे केस में अभी तक पुलिस की जानिब से कोई चीज़ें सामने नहीं आई। तो जब तक वो उसको नहीं पकड़ के लाते तब तक ये केस अभी तक क्लियर नहीं होगा। सर, जिस तरह आपने जिक्र किया कि हाई प्रोफाइल केस है, ऐसे हाई प्रोफाइल केस में जब OCU इसको इन्वेस्टिगेट कर रहा हो, उसका एक SP कर रहा हो, तो उसके DIG को हटा देने से बहुत से सवालिया निशान भी उठे हैं। तो आप उसको उनके ट्रांसफ़र को क्या समझते हैं कि ऐसे टाइम पे लियाकत मलिक के जो है वो ट्रांसफ़र होना और DIG इन्वेस्टिगेशन का उधर जाना, तो इससे क्या इम्पैक्ट आ सकता है इस ओवरऑल इन्वेस्टिगेशन? देखिए, जहाँ तक इस केस की जो एक तफ्तीशी टीम बनी थी उसके हवाले से एक तो बात ये भी चल रही थी कि डॉक्टर मुस्तनसर अताब बाजवा जो हैं वो इस टीम में SP सदर इन्वेस्टिगेशन शामिल थे, तो उनको भी हटाया गया। उनके लिए शायद जो इनके हैं अपना जो मुद्दई हैं उन्होंने शायद कोई इतराज़ात उठाए थे, जबकि ऐसी बात नहीं है। वो खुद जाके जो है इस केस में पेश हुए थे क्योंकि वो आफ्ताब फुल्लरमान के करीबी अजीज़ हैं। तो ये शायद बात पुलिस अफसरान को उस वक्त बोर्ड में नहीं पता थी, तो उन्होंने साथ इनको तफ्तीश में शामिल कर दिया। तो उस पर उन्होंने जाके खुद सरेंडर किया था कि इस तरह ये लगेगा कि हमारी एक अजीज़दारी है, तो उसमें दोनों तफ्तीश हमने कर ली। दूसरा, मलिक लियाकत के हवाले से 2-3 चीज़ें जो हैं वो सामने आ रही थी। एक ज़रा का ये भी कहना था कि मलिक लियाकत ने खुद सरेंडर कर दिया क्योंकि उनके वालिद साहब की तबीयत ठीक नहीं है, वो बहुत नासाज है, तो उसके लिए वो ज़्यादा से ज़्यादा टाइम जो है घर देना चाहते हैं। इस वजह से वो वहाँ पे इस वक्त CIA के जो मामला हैं उनको कंटिन्यू नहीं कर सकते। और इमरान किशोर को लगाने की ये वजह थी कि इस केस में पहले भी जो जॉइंट इंटेरोगेशन टीम बनी थी उसमें इन्वेस्टिगेशन और CIA शामिल थी,
तो इमरान किश्वर क्योंकि इन्वेस्टिगेशन के डीआईजी थे, वो बेहतर तरीके से मामला देख रहे थे और सीआईए की टीम के साथ भी वो राब्ते में थे। तो अब वो बतौर जो है वो ऑफिसर खुद सीआईए में आ गए हैं, तो वो बेहतर तरीके से इस केस को भी हैंडल कर सकते हैं और दीगर मामला भी देख सकते हैं। फिर जो ऑफिसर वहाँ पे उनकी जगह लगाए गए जो ज़ीशान असगर उनसे सीनियर हैं और इन्वेस्टिगेशन की सीट भी बड़ी है। तो इन्वेस्टिगेशन अगर सीआईए में ज़ीशान असगर को लगाया जाता तो वो फिर एक जूनियर अफसर के नीचे सीनियर अफसर आ जाना था। इस वजह से उनको सीनियरिटी के हिसाब से वो सीट दी गई है और इनको इधर जो है वो लगाया गया। तफ्तीश में मेरे ख्याल से ऑलमोस्ट उस वक्त तक 85% तफ्तीश वैसे ही कंप्लीट हो चुकी हुई थी। तो इन अफसरान के जो तबादले हैं उससे इस तफ्तीश में कोई असर नहीं होगा। और सर अभी इकबाल टाउन डीएसपी मोहम्मद अली भट्ट साहब जो हैं वो भी इसको देख रहे थे कि वो भी इस केस से पीछे हट चुके हैं, उसकी क्या वजह? देखिए, अभी तक जो है ऑफिशियली तौर पे किसी ने ये अनाउंस नहीं किया कि उनको हटा दिया गया, क्योंकि जो मेरी इन्फॉर्मेशन थी 2 रोज़ कबल जब ये ख़बरें चल रही थी कि उनको हटा दिया गया, मोहम्मद अली भट्ट, आफ्ताब फुल्लरवान एक और इकराम भट्ट इंस्पेक्टर, ये सब जो मुद्दई थे मीर मौसम, उनको लेकर ये वहाँ पे जाए वकूआ पे गए हैं। जाए वकूआ से इन्होंने मुख्तलिफ एविडेंस इकट्ठी की हैं क्योंकि अमीर मौसम उस वक्त साथ थे। तो इन्होंने उनसे वहाँ पे जो है कई चीज़ें पूछी हैं। तो वो ऑफिशियली तौर पर जो है अभी तक कोई ऐसी अनाउंसमेंट नहीं आई कि मोहम्मद अली भट्ट को हटा दिया गया। वो इसकी साथ साथ तफ्तीश देख रहे हैं, अभी तक देख रहे हैं, ये आपकी खबर है। तो सर एहसन शाह के हवाले से जो तफ्तीश में जो चीज़ें सामने आई हैं, कुछ अहम कोई पॉइंट हों जो आप भी शेयर करना चाहें जो वेरीफाइड हो? देखिए, एहसन शाह के हवाले से सारी चीज़ें तकरीबन चल चुकी हैं। उसने बताया कि इस तरह मुझे 50 लाख रुपया दिया गया। मैं जनवरी में जाके जो पहली दफ़ा मिला था, मैं वो मलिक सुहेल के रेफरेंस से गया था। मैंने ना भी कर दी थी, पहले मैंने नहीं मिलना। उन्होंने मेरी फ़ोन पे जो है वो तीफ़ी भट्ट से बात करवा दी। उसके बाद हमारी कोई 7 से 8 मुलाकातें हुई और 6वीं के 7वीं मुलाकात में जो है मुझे ये ऑफ़र हुई जो मैंने एक्सेप्ट कर ली। इसके अलावा जो कई ज़राए से चीज़ें ये सामने आई हैं कि इस केस में काफ़ी उसका हाथ था आग भड़काने में, क्योंकि ये एक दुश्मनदार फैमिली थी। जो अब ये अमीर बलाज वगैरह की, वो कोई बदमाशी वगैरह नहीं आप उन्हें कह सकते कि बदमाश थे। वो एक दुश्मनदार फैमिली थी। तो दुश्मनी में अब उसके वालिद का, उसके दादा का जो मुखालफीन थे, उनके बारे में कोई बात अगर फ़ोन वैसे ही बैठे बैठे हो जाती थी तो बंदा इस ख्याल में आगे कह देता जी उनको नहीं छोड़ना या उनसे बदला लेना। तो ये सारी रिकॉर्डिंग्स जो है ये उस तक पहुँचाता था। ये सारा काम करता रहा बीच में। इस केस में आग भड़काने वाला ये था। लेकिन उसके बाद अभी भी जो है वो ये सारी चीज़ें जो है ये उस वक़्त ही क्लियर होंगी जब पुलिस इसकी तफ्तीश मुकम्मल कर लेगी। और वो मुकम्मल तभी होगी कि जो असल मुलज़म इस वक्त डिक्लेयर हो रहा है वो जब तक गिरफ्त में नहीं आता। सर पुलिस भी जो है वो काफ़ी ये सोशल मीडिया पे जो बहुत ज़्यादा अफवाहों को ख़बरें बना के पेश किया जा रहा है, इसको लेकर काफ़ी परेशान है। तो इस हवाले से जो है वो पुलिस के किसी अफसर से आपकी बात हुई? जी बिल्कुल, आज प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी बात हुई। आफ्ताब फुल्लरवान साहब जो इसको हेड कर रहे थे, उनका ये कहना था कि उनसे जब सवाल किया गया कि शूटर्स के हवाले से या एक जो ऐसे ही शहर में पैनिक क्रिएट किया जा रहा था कि कोई गैंग वॉर शुरू होने लगी है या इस तरह कोई, उसमें एक तो मैं ये भी थोड़ा सा क्लियर कर दूं कि ये अमीर बलाई टीपू वाला वैसे भी कोई वो उनका कोई रिकॉर्ड बदमाशी वाला है या कोई इस तरह का नहीं है। तो गैंग वॉर वाली तो कोई बात भी नहीं थी। और दूसरा जो उनका जवाब था पुलिस का, वो ये कहना था कि ये पुलिस की बड़ी कामयाबी है क्योंकि इसमें जो कत्ल करने वाला था वो एक मालशिया था जो कि तीफ़ी भट्ट का मुलाजम था ज़ाती। तो कत्ल में अगर इस्तेमाल किया गया तो उसको इस्तेमाल किया गया है। तो शूटर्स इसका मतलब है शहर में नहीं है, वो शहर छोड़ कर भाग चुके हैं या जो थे वो पकड़े गए हैं। ये जो कत्ल करने वाला था ट्रेंड शूटर नहीं था? ये ट्रेंड शूटर नहीं था। ये कोई 60 साल के करीब इसकी उम्र थी और ये वहाँ पर जो है वो आया था इस टारगेट को लेकर। और इसकी जेब से जो चीज़ें मिली थी, एक 3000 रुपये सलामी थी। इसके अलावा इसके पास वो इसका कह लें कि अमीर बलाज की तस्वीर भी थी। एक इसकी अपनी पुरानी तस्वीर थी जिसमें इसने कोई यूनिफॉर्म पहना हुआ है। तो ये इसका मतलब है तस्वीर अगर लेके आए तो ये उसको जानता भी नहीं था इतना क्लोज। और ट्रेंड शूटर्स का ये तरीक़ाकार भी नहीं होता क्योंकि इससे पहले लाहौर में कई टारगेट किलिंग की वारदातें हुई हैं। तो ये ट्रेंड शूटर नहीं था। तो ये आफ्ताब फुल्लरवान साहब का यही कहना था कि शूटर जो हैं वो भाग चुके हैं। लेकिन सोशल मीडिया के हवाले से उनका ये कहना था कि हम गवर्नमेंट को लिखेंगे कि इस चीज़ को बंद करवाया जाए
कि इस पे बहुत सारी ऐसी खबरें फैलाई जा रही हैं जिनसे तफ्तीश भी मुतासिर हो रही है। लेकिन इसमें मैं एक बात ये कहना चाहूँगा कि ये एक बहुत बड़ा हाई प्रोफाइल केस है जिसको पूरी दुनिया में देखा जा रहा है। ये पुलिस के लिए भी टेस्ट केस है, लेकिन इसमें पुलिस को भी बैकफुट पे नहीं जाना चाहिए। उसमें कुछ ना कुछ जो अब तक की पेशरफ्त है वो बेशक प्रेस कॉन्फ्रेंस करके करें या किसी तरह कोई ऑफिसर जो है उसको सामने आकर फेस करना चाहिए, मीडिया को भी, सोशल मीडिया को भी, और बताना चाहिए कि हम इसमें काम कर रहे हैं। हम अभी हकाइक बेशक सामने नहीं ला सकते, उससे मुलजमान को जो फ़ायदा पहुंचने का है, लेकिन हम इस तफ्तीश के यहाँ तक पहुँचे हैं कि हमने इस केस में इतने % इतनी मालूमात इकट्ठी कर ली हैं। तो पुलिस को भी थोड़ा सा फेस करना चाहिए फ्रंट। ये पुलिस के खामोश होने की वजह से भी ये जो है अफवाहें जो हैं बहुत ज़्यादा हैं। बहुत शुक्रिया, हमारे साथ नुमान शेख साहब मौजूद थे और तमाम जो मुकम्मल अब तक के मौजूद हक़ाइक़ थे वो भी आपके सामने रखे, और जो आइंदा क्योंकि इनके मुताबिक 85% केस जो है वो मुकम्मल हो चुका है। अब जो 15% है उसमें जो इंटरनेशनली कार्रवाइयाँ करनी है, और वो अभी मुल्क का आइडिया हो सका है कि नहीं अभी तक सर, के मुल्क कौन सा है? देखिए, अभी तक तो ये आइडिया नहीं हो सका, क्योंकि यहाँ से ये पता चला था कि ये सुबह 7:15 बजे की फ़्लाइट से अगले दिन और एयरपोर्ट नहीं, इस्लामाबाद एयरपोर्ट से दुबई फ़रार हो गए थे। और दुबई से जो है वो आगे किस मुल्क गए हैं ये ट्रैवल हिस्ट्री ये पुलिस ही ले सकती है, क्योंकि इसमें महकमा दाखिला की इन्हें मदद चाहिए होगी। और उसमें मैं थोड़ी सी एक बात और करता जाऊँ कि ये जितने हाई प्रोफाइल केस पिछले 20 से 25 सालों में हुए हैं, उसमें पुलिस जो है, पंजाब पुलिस ख़ास तौर पे, वो मिडल ईस्ट जो कह लें आपके ईस्ट जो है वहाँ से या कोई इस तरह के ममालिक से जो है जिनके साथ हमारा MOU साइन है, सिर्फ वहाँ से बंदे कामयाब हुए लाने में। इससे पहले मुझे जहाँ तक याद पड़ता है हाई प्रोफाइल केसेस में जुल्फ़कार चीमा के होते हुए नन्नू गुराया को लाया गया था, ये एक अकील नाम का था जो मेन दहशत की अलामत समझे जाते हैं, सिर्फ उनको लाया जा सका था। उसके अलावा कोई ऐसे एक्यूज़ जो हैं वो नहीं मिलते कि जो मिडल ईस्ट के अलावा जो किसी दुनिया के और किसी मुल्क से पाकिस्तान लाए गए। हमारा MOU उनके साथ ना साइन हो तो वहाँ से लाना मुश्किल भी होगा, बहुत मुश्किल होगा, वहाँ से लाना मुश्किल नहीं होगा। जो अब ये रिक्वेस्ट भेजेंगे वो वहाँ की एम्बेसीज़ या वहाँ की जो एजेंसीज़ हैं वो देख के अपने पास रख लेती हैं, उसके बाद वो उस पर कोई इतना प्रॉपर वर्क नहीं करती, क्योंकि इसमें पुलिस को जो है वो फिर अब हायर ऑफिशियल गवर्नमेंट को इन्वॉल्व करना पड़ेगा। गवर्नमेंट जो है वो फिर उनके साथ भी या तो MOU साइन करें या फिर अपना वो किसी तरह एम्बेसी से बात करके तो उन मुलजमान को लाएं। बिल्कुल नाज़रीन, ये भी एक बहुत मुश्किल मरहला होगा। इस केस का जो आखिरी मरहला है बहुत टाइम टेकिंग भी हो सकता है, क्योंकि अब अभी तक इस मुल्क का अंदाज़ा नहीं है कि वो किस मुल्क में जो मरकज़ी मुलज़म पुलिस के मुताबिक हैं तो वो किस मुल्क में है। अगर उनका मुल्क पता लग जाता है और उस मुल्क के साथ हमारा किसी किस्म का कोई मुआहदा नहीं होता तो फिर रेड वारंट जारी करके और इंटरपोल की मदद भी नहीं ली जा सकती, और उसके लिए जो है हायर अथॉरिटीज़ हमारे जो मुल्की हैं वो इन्वॉल्व हों और पहले मुआहदा करें, उसके बाद जो है जाके वहाँ कार्रवाई करें। तो ये एक बहुत लंबा मरहला होगा और पुलिस के लिए एक चैलेंज भी होगा। फ़िलवक्त इतना ही, मुझे दें इजाज़त, अल्लाह निगहबान।